द्वितीय सत्र में जो पहली कविता हमें पढ़नी है वो है घर की याद, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। मैंने कल आपसे कहा था कि भवानी प्रसाद मिश्र एक गांधीवादी कवि है और उनको कविता का गांधी नाम से भी पुकारा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिल आपने पढ़ी है, उन पर भी गांधीवादी विचारों का काफ़ी प्रभाव है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे कई एक कवि और पत्रकार थे जो कवि और लेखक होने के साथ साथ सक्रिय जो है इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे थे। यानी एक तरफ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, और दूसरी ओर अपनी लेखनी से, अपनी कलम से जो है वो इनकलाब का नारा दे रहे थे, क्रांति की भूमिका बना रहे थे। और इस क्रांति यज्ञ में या आज़ादी के आंदोलन में जो है अपनी ओर से जो है उसको प्रज्वलित करने का, अपने कलम से जो है उसको प्रज्वलित रखने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता उसी प्रकार से जो है वो इसी आंदोलन के चलते वो जब जेल में है और वहाँ उन्हें घर की याद आती है, घर के सदस्यों की याद आती है, और उससे जुड़ी हुई ये कविता अपनी उन भावनाओं को यहाँ पर वो प्रकट करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की सातपुड़ा के जंगल बहुत प्रसिद्ध रचना है। 1913 में टिंगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, यानी भोपाल के पास उनका जन्म हुआ। सतपुड़ा के जंगल उनकी बड़ी चर्चित रचना है। सन्नाटा, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख इत्यादि और उनकी प्रमुख रचनाएं। साहित्य अकादमी सम्मान उनको प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान से भी उनको अलंकृत किया गया। यहाँ पर इन पंक्तियों को आप देखेंगे कि उनकी इन पंक्तियों को जो है यहाँ पर पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उनकी जो है, जो एक विचार की तरह, थॉट की तरह, एक संकल्प की तरह हम ले सकते हैं। क्या है देखिए, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह बढ़ के सो। तू मतलब क्या कि हम जहाँ आज है या सुबह जहाँ हम जागे हैं वहां से कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जहां पर भी हम कार्यरत है कहीं आगे बढ़ना है। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। और अलग अलग भाव में, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई हर बात पर ये उनकी पंक्तियां जो है लागू हो सकती हैं कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान हमारा आज बढ़ा कि नहीं, इस बात को आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए सोते हुए कि जहां हम जागे थे वहां से कुछ ज्ञान की बढ़ोतरी हमारी हुई कि नहीं। अगर हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भूमिका में है, उस भूमिका में जो कुछ कार्य हमारा है वहां से कुछ आगे हम बढ़े कि नहीं, इसका परीक्षण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि हमारी स्पर्धा हमसे होनी चाहिए, हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, हमारे प्रतिद्वंद्वी हम हैं। और आज जो है उससे बेहतर कल कैसे हो सकते हैं, इसी सोच के साथ रात को हमें सोना है, इस बात का ध्यान रखना है और इसी बहाने इस संदेश को भी अपने जीवन में आपको उतारना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता गांधी विचारों से जुड़ी हुई कविता है। गांधी विचारों का प्रभाव उनके वाङ्मय पर, उनकी कविताओं पर, उनके लेखन पर देखा जा सकता है। उनकी आस्था है गांधी जी के विचारों पर। गांधी जी आज विश्व शांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व है, जो केवल भारत में ही नहीं पूरे जगत में वंदनीय है। ऐसे उन गांधीवादी विचारों के कारण, उसके प्रभाव के कारण भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा आपको। उनकी कविता यहाँ पर जो है अत्यंत बोलचाल की और बिल्कुल लयात्मक कविता है। बिल्कुल सरल सरल शब्दों में एक बहुत अच्छी गेय कविता जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। सहज हैं, लोक जीवन के शब्द हैं, और जो भी विषय वो लेते हैं उसे कविता का विषय बना लेते, चाहे घरेलू विषय ही क्यों न हो। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी उनके परिवार के लिए एक अंग बन जाता है, कविता का विषय बन जाता है।
उन्होंने ये जो घर की याद ये कविता लिखी है, इसमें घर के मर्म का, घर के प्रेम का, घर के जो रहस्य उसका उद्घाटन किया है। जेल प्रवास के दौरान या जब जेल में उनको कैद किया गया है सक्रिय आंदोलन में अपनी सहभागिता के कारण, जब उनको जेल में रखा गया, तब घर से जो विस्थापित वो हुए हैं, घर से दूर गए हैं, तो वो पीड़ा उनके मन में जो है सलती है। उनको घर रह रह कर याद आता है, और घर की याद आती है, घर के परिवार के लोगों की याद आती है, और वही स्मृति, उन्हीं स्मृतियों को यहाँ पर वो व्यक्त करते हैं। घर की अवधारणा, घर की सार्थकता, परिवार के लोगों की सार्थकता, ये इस कविता का जो है केंद्रीय भाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कविता को पढ़ें। कौन पढ़ेगा, हाथ ऊपर कीजिए। कविता आपके सामने है स्क्रीन पर, बोलिए। अगर आप नहीं आते हो आगे तो मैं बताता हूँ फिर किससे पढ़ना है। यस, वेदिका पढ़ो बेटा। स्क्रीन दिख रही है ना? गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राणमय गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर के मुख से दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, खाए रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ठीक है बेटा, अब रुचिता पढ़ो। और माँ भी बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यह तक कभी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। ताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी उड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचकिचाएंगे, प्यार के आगे न बिचकेंगे। बोल में बादल गरजता है, काम में झंझार गरजता है। ठीक है बेटा, आगे की कविता और विद्यार्थी पढ़ेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। पढ़िए, एक बार कविता का पठन हमें करना है। सोहम, 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 मेरी आवाज सुन रहे हो बेटा? हाँ शुभा पढ़ो। यस सर। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। ठीक है, अब आगे सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा मानसी। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम होकर। नाम लेकर, हाँ पढ़िए। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आँख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। ठीक है, वह तुम्हारा। आगे पढ़ो बेटा। अब कौन पढ़ेगा? समिधा, शैली, समिधा और शैली, सुन रही हो बेटा? यस सर। पढ़ो बेटा, जहां मानसी ने खत्म किया वहां से शुरू करो।
यस, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटता, कोख को मेरी लज्जता। इसी तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। ठीक है बेटा, आप रुक जाओ। अब और कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड्स जल्दी। शैली सुन रही हो? यस सर। पढ़ो बेटा आप। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और ठीक है, कहना मस्त हूँ मैं। 1 मिनट बेटा, अब आप रुक जाओ। और कौन पढ़ेगा? अंतिम कौन पढ़ेगा? अंशिका, पढ़ो बेटा। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखता हूँ कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवों को वे न तरसे। वेरी गुड। चलिए अब हम सिलसिलेवार इसको पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। सावन का महीना है और बाहर जो बरसात हो रही है, उस बरसात को देखकर कवि की ये भावनाएं हैं। देखो कि आज पानी गिर रहा है, बहुत है, रात भर गिर रहा है। और जो बरसात का मौसम है तो पानी गिरना स्वाभाविक है, लेकिन बाहर जो पानी गिर रहा है उसके साथ साथ जो है आंतरिक मन में भी जो कुछ तूफान है उसमें भी पानी भर रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यानी मन में जो है एक तरह से जो दर्द है वो एक तरह से उनकी आंखों में भी जो है बरसात हो रही है, उन घर की याद उनको सता रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। नजर में जो घर तैर रहा है, स्वाभाविक है कि आंसू उनके छलक रहे हैं और उन आंसुओं के पानी में एक तरह से घर उनकी नजरों में तैर रहा है। तिर रहा है मतलब तैर रहा है। कोई कठिन शब्द लग रहा है आपको? इसमें बहुत सरल शब्दावली है ना। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि कवि जेल में है और जेल में रहकर जो है उनको याद आ रही है घर की, और घर की याद करते हुए कह रहे हैं कि जो पानी जो गिर रहा है, उस पानी को गिरते हुए देखकर जो है वो प्राण उनके जो है घिर रहे हैं, याद आ रही है घर की, दर्द हो रहा है। घर की याद आने से एक पीड़ा उनको जो हो रही है और नजरों में घर दिख रहा है। घर नजरों के सामने से हट नहीं रहा है, लेकिन अभी जो है ऐसी विवशता है कि घर उनसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो, पूर है मतलब
यानी एक बहुत बड़ा भंडार है, पूरा का पूरा गांव है, खुशियों का गांव है घर की घर में 4 भाई। अब घर में कौन कौन है देखिए, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई, यानी 4 भाई है, 5वीं बहन। मतलब उनके 4 भाई, 5वें वे हैं और एक बहन जो उनकी है, बहन अब मायके आई है। लेकिन आगे वो कहते थे कि बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। पिता के घर आमतौर पर जब कोई लड़की आती है, क्यों आती है, उसको पिता के घर बड़ा सुकून मिलता है और इसलिए वो आती है, खुशियां मिलती है, भाइयों से मिलने का जो आनंद होता है वो प्राप्त होता है, प्रसन्न होती है वो। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ क्या है, वो बहन जो घर आई है और जब अपने पिताजी के घर वो आई और उसे जब पता चला होगा कि उसका भाई कहाँ है, उसका भाई कहाँ है, जेल में है। बिल्कुल सही। अगर उसका भाई जेल में है तो कैसे वो खुश हो सकती है, कैसे प्रसन्न हो सकती है। और इसलिए कहा गया है कि हाय रे परिताप के घर, कि यानी जो खुशियों का माहौल जो घर में मिलना चाहिए और उसके आने से जो घर में खुशी होनी चाहिए, वो माहौल, वो एक खुशनुमा स्थितियां जो है उस घर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवसाद छाया हुआ है। और अवसाद का कारण क्या है कि उस घर का कोई सदस्य जो है वो जेल में है। हालांकि ये बात अलग है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे हैं और इसलिए जेल में है, लेकिन फिर भी घर से दूर है और उसके बिछड़ने के कारण एक पीड़ा उस घर में छाई हुई है। घर के घर में सब जुड़े हैं, घर के घर में सब जुड़े हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन, यानी 4 भाई 4 बहन और 5वें भाई जो है स्वयं कवि है। तो भाई मानो भुजाओं की तरह है और बहनें प्यार का प्रतीक है। ऐसा है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन आज उनसे वो, उस परिवार से, अपने इन लोगों से जो है वो दूर है, क्योंकि वो जेल में है। अब भाई और बहन की बात करने के पश्चात अपनी माँ की बात वो करते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। माँ कैसी है? अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे दुख में वो गढ़ी है। यानी वो घर से दूर है, लेकिन घर का पूरा चित्र उनकी आंखों के सामने है कि कौन किस तरह से क्या कर रहा होगा और किस किस की क्या भावनाएं हो सकती है, कौन क्या सोच रहा है, ये पूरा एक तरह से उनके नजरों के सामने घटित हो रहा है। माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो घड़ी में, पूरी तरह से दुख में गड़ चुकी होगी, मेरी चिंता कर रही होगी। माँ एक ऐसा व्यक्तित्व घर का जिसकी गोद में जब मैं सिर रख लेता हूँ तो सारा दुख जो है दूर हो जाता है, किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ का स्नेह का कोई मोल नहीं है, उसकी स्नेह धारा यहाँ तक पहुंची हुई है, यहाँ तक भी पसारा है, मतलब यहाँ तक उसकी पहुंच है। आज भी माँ की आंचल की छाया मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही जो है प्रतीत होती है, भले मैं घर से दूर हूँ। माँ को लिखना नहीं आता है, अगर लिखना आता तो मेरी याद में वो इतनी बेचैन होगी, इतनी पीड़ा वो सह रही होगी, तो शायद अगर उसे लिखना आता तो वो जरूर पत्र लिखती और मुझे पत्र मिल जाता। आवाज आ रही है ना बेटा ठीक से? यस सर। यस सर। अब माँ के पश्चात अब पिताजी की बात वो करते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। पिताजी भले उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी नहीं लगता कि बुढ़ापा उनके आसपास भी खड़े हो पाया है। एक क्षण भी बुढ़ापा उनको व्याप्त नहीं कर पाया। आज भी दौड़ते हैं, आज भी खिलखिलाते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल अरजता। यानी मृत्यु को भी हराने वाला व्यक्तित्व उनका है। शेर के आगे न बिचके, यानी साहसी व्यक्तित्व उनका है। हर संकट का मुकाबला करने के लिए तत्पर है, भले उम्र उनकी हो चुकी है। बोल ऐसा है कि यह लगता है मानो बादल गरजता है। काम का उत्साह ऐसा है कि जो झंझावात चलता है, तूफान चलता है, वो भी उनके कामों की गति के सामने
लजा जाए, इतनी गति आज भी कामों की उनकी हम देख सकते। ऐसे बड़े उत्साह और साहस के धनी उनके पिताजी है। उनका व्यक्तित्व उत्साह से भरा हुआ है, साहस से भरा हुआ है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुद्दर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर गीता पाठ करते हैं। उनका वो दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है, दैनिक जीवन का, दैनिक कार्यों का हिस्सा बना हुआ है कि गीता पाठ करते हैं, दंड 260 करके व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, खूब मुग्दर हिला लेकर। मुग्दर मालूम है आपको क्या होता है? मुग्दर मालूम है? नो सर। नहीं मालूम। वो एक कसरत का साधन होता है, देखो मालूम है आपको? मुसल मालूम है? मुसल, यस सर। हाँ, वो मुसल नुमा ही होता है। मुसल की तरह एक कसरत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन होता है, ठीक है, उसको हाथों से उठाकर इस तरह से सिर से ऊपर उठाकर घुमाया जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के लिए किया जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला वो एक साधन है, मुग्दर उसको कहा जाता है। तात्पर्य क्या कि आज भी नियम से वो व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, है ना। और ये सब कार्य करने के पश्चात जब वो नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब वो नीचे आए तो नैनों में उनका पानी भर आया, है ना। क्यों भराया होगा पानी उनकी आंखों में? उनके बेटे जेल में गए थे। हाँ, उनके बेटे की याद उनको आती है। बेटा जो घर में रहता था, जैसे ही नीचे आते थे नजरों के सामने होता था, लेकिन आज वो नहीं है। हाँ, ये पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो पिताजी जब आए हैं नीचे तो उनको ये सब देखने को मिले हैं। कौन कौन? 4 भाई नजर आए, 4 बहनें नजर आई। बहन जो प्यार का प्रतीक है, भाई जो भुजाओं की तरह ताकत उनकी बने हुए हैं, खेल रहे होंगे, खड़े होंगे और पिताजी ने उनको देखा होगा, लेकिन कभी वहां पर नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। चारों को तो देखा लेकिन 5वां वहां नहीं है। जिनको बुढ़ापा पल भर के लिए व्याप्त नहीं कर सका, साहस जिनका इतना अदम्य है कि शेर को भी वो हरा सके, कार्य इतना उत्साह जनित है कि तूफान भी उनके आगे शर्म जाए, लज्जित हो जाए, लेकिन ऐसे पिताजी बड़े बड़े ही कोमल हृदय के हैं। और जैसे ही इस 5वें बेटे की याद उनको आती है, जब वो नहीं देखते हैं उसे घर में, तो रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वें का नाम लेते ही या 5वें की याद आते ही वो रो पड़े होंगे। इस प्रकार से याद उनको अपने घर की आती है और घर के पिताजी किस तरह से उनके भाव होंगे ये वो सोचते हैं। यहाँ आगे है, देखो, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन आज अपने आप को अभागा कहते हैं, क्योंकि वो वहां पर पिताजी के सामने, इसलिए अभागे नहीं है कि वो जेल में है, ध्यान रखिए। वो अपने आप को अभागा इसलिए कह रहे हैं कि वो परिवार के साथ नहीं है। जो परिवार पूरी तरह से हंसता खेलता खुशियों का पूर है, उसका वो हिस्सा है, ठीक है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा वो कहते थे, यानी सबसे छोटे थे, उन पर उनको बड़ा नाज था। वो उनके गुणों के कारण हो सकता है काफी खुश थे उन पर, और इसलिए सोने पर सुहागा एक अंतिम या सबसे छोटे होने के कारण सोने पर सुहागा उनको कहते होंगे, पिताजी कहते रहते थे। प्यार भी उनका उन पर बरसता रहता था। और सोने पर सुहागा मतलब क्या कि बाकी बेटे उनके अगर सोना है तो ये उन पर सोने पर सुहागा है, यानी उससे भी बढ़कर उनको वो कहते थे। तो
वो जो सोने की तरह उनके बेटे हैं, यहाँ वो कहते हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे। हेटे शब्द का अर्थ बताइए तो क्या है, क्या समझते हैं आप हेटे? आज उनके स्वर्ण बेटे छोटे, बिल्कुल छोटे यानी तुच्छ यानी महत्वहीन, ठीक है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनको हेटे, क्योंकि उनका कोई महत्व उनको नहीं होगा, क्योंकि वो सोने पर सुहागा मुझे जो मानते थे, मैं उन पर सुहागा बंधा हूँ बैठा अभागा। यानी दुख से वो त्रस्त है, यानी दुख उनके घर में छाया हुआ है, और इसलिए इन चारों के होते हुए भी खुशियाँ उनको नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो है बंधा हूँ, यहाँ बंधा बैठा हूँ, और इसलिए याद उनको मेरी सता रही है। आंखें उनकी आंसुओं से भरी हुई है, दर्द से वो एक तरह से विफल हो उठे, क्योंकि मैं नहीं। कितने बजे तक क्लास है बेटा? 9:40 या 9:45 बताइए। 9:46। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा। ओके ठीक है, जो टाइम टेबल दिया है अगला पीरियड कितने बजे है आपका, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर फर्स्ट पीरियड हमारा 9 से 9:40 था और सेकंड पीरियड 9:50 से 10:30। ओके ठीक है, चलिए अब हम ये 2 लाइन पूरी करके खत्म करते हैं आज की कविता, फिर बाद में पढ़ेंगे कल अगला पीरियड जब होगा। अब यहाँ पर जो है माँ उनको समझाती है, पिताजी जो द्रवित हो गए, उनका हृदय भावनाशील हो गए हैं, बेटे की याद वो कर रहे हैं, जो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी उसको वो कहते हैं, भवानी कहकर पुकारते हैं। तो माँ ने उनको कहा कि, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, आप क्यों इस तरह से आंसू बहा रहे हैं, जेल में मेरा भवानी जो है अच्छा होगा। माँ भी जो है अपने दुख को छुपा कर एक तरह से पिताजी को समझा रही है और कह रही हैं कि आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और अगली पंक्तियाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, इनको समझकर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। लीक, लीक शब्द का अर्थ मालूम है? परंपरा। परंपरा, वेरी गुड। तो माँ समझाती है पिताजी को कि आपका कहना, आपका मन, आपके सिद्धांत, आपके विचार मानकर ही तो कार्य कर रहा है, अपनापन समझकर, आपके विचारों को अपना मानकर, आपके सिद्धांतों को अपना मानकर ही वो कार्य कर रहा है। गया जो है यानी जेल में गया है तो ठीक ही है, क्यों दुख आप कर रहे हैं, क्यों दर्द इतना क्यों आपको है, क्यों आप रो रहे हैं, आंसू आपकी आंखों में क्यों है, क्योंकि ये गया है, अगर वो जेल में है तो ये निश्चित ही ठीक ही बात है, दुख दर्द की बात ये है नहीं, परेशानी की बात है नहीं, आहत होने का विषय तो है ही नहीं, क्यों आप इस तरह से रो रहे हैं, भावनाशील हो रहे हैं, क्यों इस तरह से आप जो है उसकी याद में जो है स्वयं दुखी हो रहे हैं, ये तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि जो गया है वो आपकी परंपरा का ही वो अनुपालन कर रहा है, ये आप ही की परंपरा है, देश के लिए मर मिटना, देश कार्य के लिए आगे बढ़ना आपकी परंपरा, और उसी परंपरा पर वो चल रहा है। इसलिए माँ कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ को और पिताजी को जो है समझाते, माँ कह रही है कि अगर वो गया है तो मुझे नाज है, मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा जो इस प्रकार से देश के लिए गया है। पाँव जो पीछे हटाता, अगर जेल जाने से वो पीछे हटता या इस देश कार्य से अगर अपना कदम पीछे हटाता तो शायद लज्जित होने की बात होती, कोख को मेरी लजाता, तब हमें लज्जित होने की या दुख करने की बात थी कि हमारा बेटा जो है देश के लिए आगे नहीं जा सकता है, या देश कार्य के लिए जब थोड़ी सी समस्या उसके सामने आ जाती है जेल जाने आदि की, तो वो पीछे हट जाता है। इस प्रकार से शर्मनाक कार्य अगर वो करता तो शायद हमें दुख करने की जो है आवश्यकता होती, लेकिन आज ऐसा ये पल है कि हमें गर्व करना चाहिए, वो मेरा बेटा है, इस पर मुझे नाज है, मुझे अभिमान है। अगर ऐसा नहीं करता, अगर इस देश हित में वो आगे नहीं बढ़ता, कदम पीछे हटाता,
तो शायद मुझे दुख होता और मैं लज्जित होती, कोख को मेरी ल जाता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह से आप जो है धीरज मत खोइए। कच्चे नहीं होना है मतलब क्या कि इस तरह से जो आपका व्यक्तित्व है, आपका यानी जो साहसी व्यक्तित्व है, जो आप संकल्प के धनी हैं, धैर्य जो आपका है उसको छोड़िए नहीं। रो पड़ेंगे और बच्चे, और आप ही ऐसे कमजोर हो जाएंगे तो और बच्चे जो घर में हैं वो भी रो पड़ेंगे। आप उन्हें समझाना चाहिए और आप स्वयं रो रहे, इस प्रकार की बात जो है माँ पिताजी को कह रही होगी। इस प्रकार की सारी कल्पनाएं जो है कवि वहाँ पर जेल में बैठकर कर रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ कविता है, एक पीरियड और हमें इस कविता के लिए पढ़ना है, समझना है। आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। कोई शंका है? जितना हमने आज पढ़ लिया, किसी को कोई आशंका है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।